नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, परसेंटेज की चौथी क्लास है। इससे पहले हम परसेंटेज की ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में बड़े बेसिक से चले थे और धीमे धीमे उसके लेवल को जाना, और एक क्लास हमने आपके डाउट की भी रखी थी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि कोई भी चैप्टर लेंगे उसे बिल्कुल पूरा कराएंगे और एक अच्छे लेवल से तक जाएंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो हमने परसेंटेज ऐसे ही किया है और आज शायद हम परसेंटेज की फाइनल क्लास करेंगे। परसेंटेज आज हम ख़त्म कर देंगे और मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। और आज परसेंटेज के हम और टाइप देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन और तरीके से बन सकते हैं। यदि ज़रूरत दिखी तो एक परसेंटेज की प्रैक्टिस के तौर पे एक क्लास और लगा लेंगे अच्छे क्वेश्चनों की। बाकी जो सारे टाइप हैं वो आज तक की क्लास में कवर हो जाएंगे। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइप नहीं बचता कि परसेंटेज में कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़े। बाकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के तौर पे एक क्लास लोग एक और लगा लेंगे। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं आज की क्लास में क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, आज हम परसेंटेज के जो भी टाइप बचे हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे, जिसमें आज अपना पहला टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न में क्या है, देखो चुनाव होते हैं तो दो उम्मीदवार तो कम से कम होने चाहिए, कहीं चुनाव होंगे, है ना। एक भी होता है मगर वो फिर वो जो कि प्रश्न आपका उसमें से नहीं बनेगा। अगर कोई भी प्रश्न आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न में, तो उसमें कम से कम दो उम्मीदवार हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मगर कम से कम दो जरूर होंगे, जिनके बीच में वो आपको डिफरेंस देगा। उसी डिफरेंस को निकाल के हमें परसेंटेज, प्रतिशत, संख्या सब कुछ निकालना होता है। समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिखिए कि दो उम्मीदवारों में से यदि एक उम्मीदवार 25% मत पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार 100% माइनस 25% बराबर 75% मत पाएगा। यानी दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार 25% मत पाता है। ठीक है, जैसे कहीं चुनाव हुए तो एक को 25% चुनाव, जैसे 100 वोट थे जिसमें से एक को 25 वोट मिले हैं, तो सीधी सी बात है, दूसरे आदमी को, अगर दो उम्मीदवार हैं तो दूसरे को 75 मिले होंगे। एक को 25 मिले हैं, दूसरे को 75 मिले होंगे। इसी प्रकार निकाला कि 25% एक को मिलते हैं तो दूसरे को 100 माइनस 25% बराबर 75% मत मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरी लाइन के। इसी प्रकार यदि एक उम्मीदवार 65% मत पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार 100% माइनस 65% बराबर 35% मत पाएगा। जिस प्रकार किसी दूसरे तरीके से कि कहीं चुनाव हुए, वहाँ पे 100 वोट डले थे, जिसमें से एक को 65 वोट मिले, तो सीधी सी बात है कि एक को 65 वोट मिल गए तो दूसरे उम्मीदवार को, रुकना, हाँ, दूसरे उम्मीदवार को 100 माइनस 65 35 वोट मिलेंगे, क्योंकि बचे ही 35 थे तो वो दूसरे को मिल जाएंगे। जब दो उम्मीदवार थे, तीन होते तो ये तीन में बट जाते। जब दो हैं तो एक 100 वोट है, 100 के 100 वोट डले हैं तो एक को 100 मिले हैं, तो 100 में से ये 65 चले गए, क्योंकि एक को 100 में से 65 मिल गए तो दूसरे को 35 मिलेंगे। बस यही निकालना है, ओवरऑल आगे जाके देखेंगे आप पूरे चुनाव वाले प्रश्नों में, है ना। यदि तीन उम्मीदवार हों और दो उम्मीदवार क्रमशः 30%, 35% मत पाए हों, तो तीसरा उम्मीदवार 100% माइनस 30% प्लस 35% बराबर 35% मत पाएगा। यानी कि ये क्या कह रहा है कि तीन उम्मीदवार थे कहीं पे, जिनमें से किसी एक ने 30, जिसमें 100 वोट होते हैं, मैंने बताया कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो उसमें से एक को 30 वोट मिल गए, तो एक को 35 मिलेंगे। एक को 35 मिल गए, दिए हुए हैं, एक को 30 मिले हैं और एक को 35, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले, आपको ये पूछ सकता है। तो सीधी सी बात है, 30 और 35 जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, 65। तो एक को जब दो उम्मीदवार को 65 मिल गए तो एक को 35 मिलेंगे, है ना। क्योंकि पूरे 100 होने, तीन उम्मीदवार थे जिनमें से दो को 30 और 35 65 मिल चुके, तो एक को 35 मिलेंगे, 100 में से माइनस हो गए। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। जिस प्रकार एक ये ऐसे समझें, यदि एक प्रत्याशी जेड मतों से चुनाव जीतता है, कहीं चुनाव हुए, एक प्रत्याशी जेड मतों से चुनाव जीतता है, तो इसका अर्थ है कि दूसरा प्रत्याशी जेड मतों से चुनाव हारता है।
है ना। इस प्रकार हार जीत जो भी होगी वो जेड मतों से होती है, अर्थात दोनों के प्राप्त मतों का अंतर जेड है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कहीं किसी को 100 वोट पड़े, तो ये दो उम्मीदवार थे, तो एक को 50 मिले, तो सीधी बात है 100 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो दूसरे को 50 मिलेंगे। अगर पूछेगा दूसरे को कितने मिले तो हम हाल बता देंगे 50 मिले। ऐसे ही अगर 3 थे, 3 में से 100 वोट, कहीं 10 वोट पड़े, 10 वोट में से एक को मिल गए 5, एक को मिले 2, तो कितने गए 7 वोट चले गए। तो पूछ रहा है तीसरे को कितने मिले, तो तीसरे को 3 मिले। इसी प्रकार हमें निकालना है। चलो आगे देखते हैं किस तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत आसान भाषा में। जैसे ये प्रश्न है, इसे करेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिनमें से जो उम्मीदवार जीता उसे कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, और वह 800 मतों से विजयी हुआ, कि 800 मतों से वह जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे। अच्छा, जैसे ये बोल रहा है कहीं चुनाव हुए थे, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ए था, एक उम्मीदवार बी था। ओके, तो ए को उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, ये दिया 70%। तो ए को 70% मिले, जैसे कुल वोट 100% डले थे। ओके, 100% डले, तो जिसमें से ए को 70 मिल गए, तो सीधी सी बात है बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 30, तभी तो 100 होंगे। दो उम्मीदवार थे, एक को 70 मिल गए तो दूसरे को 30 मिले होंगे। अब यहाँ पे बोला है मत प्राप्त हुए और वह 80 मतों से विजयी हुआ। मतलब कि ये जो ए है वो बी से 80, वो 80 नहीं, सॉरी, 800 मतों से विजयी हुआ, ये लिखा है 800 मतों से जीत गया। जो ए है वो बी से 800 मतों से जीत गया। तो यहाँ पे हम अपना डिफरेंस निकालेंगे, कितना आता है। 70 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो जब 70 में से 30 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 40। ठीक है, यानी कि वहाँ पे 800 मतों से जीता है। यहाँ पे हमने जो 100 में से निकाले 70 इधर तो 30 इधर, 40 मतों से, हमारे में 40 मतों से जीत रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है वो 800 मतों से जीत रहा है। तो जो 40 है वो 800 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। जैसे कि ये, और पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे। ओके, जो 40 है वो 800 की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे कि 100 थे ए के, और बी के थे 30, वो सॉरी जो 100 वोट थे, जिस तरीके से हमने 100 वोट थे टोटल, जिसमें से ए को मिले थे 70, बी को मिले थे 30, और हमने इनका डिफरेंस निकाला तो आया था 40। और वहाँ पे बोल रहा था मतलब हमारी तरफ से जो ए है उसे 70 वोट मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं 30, क्योंकि वहाँ पे बोला है 70%, तो हमने 70 दे दिए, बी को दे दिए 30, क्योंकि बचेंगे फिर 30। तो यहाँ पे जो इनका हमारी तरफ से जो ए है वो बी से 40 वोटों से जीत रहा है, और वो बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 800 वोटों से जीत रहा है। तो जो 800 है वो 800 हो जाएगी, 800 हो जाएगी 40 की वैल्यू, यानी कि 40 बराबर 800 हो जाएंगे हम। तो वहाँ से 40 बराबर 800 हो जाएंगे, तो 800 बट 40 इधर चले जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, 800 बट्टे 40। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि कुल वोट कितने थे, कुल मतदाताओं के नाम कितने थे, तो यानी कि 100 की वैल्यू पूछी हुई है। तो जो 40 800 हो जाएंगे, क्योंकि 40 के बराबर 800 हो गए, तो एक बराबर 800 बट्टे 40। तो हमें 100 की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 100 का गुणा, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ना। तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, 4 से ये चला गया, 4 दूनी 8 और जीरो, और इस 100 का गुणा कर देंगे 20 में, तो ये हो जाएगा 2000। यानी कि वहाँ पे जो मतदाता थे वो 2000 थे कुल, जिसमें से 800 वोटों से ये जीत गया, है ना। हाँ, एक सेकेंड, हाँ 2000 मतदाता थे कुल, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2000। इसका जो आंसर बनेगा वो 2000 बनेगा।
ये जो पूछा ना, ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, तो यानी 100 की वैल्यू पूछी था, तो 100 की वैल्यू थी 2000 नाम दर्ज थे, जिसमें से 2000, ये आंसर हो गया। अगर मैं अब आपको ये समझाऊं कि अगर ये वैल्यू दिया होता 2000 करके, तो हम इसका 70% निकालते, जो ए को दे देते 30% उसको निकाल के दे देते, तो इनका जो डिफरेंस आता वो 800 ही आता। ठीक है, तो वो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल क्या कहता है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला था। जीतने वाले को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, यहाँ पे अभी कुल वैल्यू पूछी है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी हुई है कि कितने मतदाता थे यहाँ पे। तो देखो करेंगे इसे। हम्म 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 हम्म। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लूँ, दिख जाए क्लियर। और थोड़ा सा हो जाए तो यस। चलो अब करेंगे, ठीक है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जैसे हमने माना ए था, बी था और सी था। 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। माना हमने हमने माना ए जीता था, तो ए को हमने दे दिए 45 वोट 100 में से। ठीक है भैया। अब ये बोलता है मिला, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। माना हमने सी रह गया था तीसरे स्थान पे, तो सी को दे दिए 25 वोट। ठीक है भैया। तो अब यहाँ से हम बी के वोट निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 वोट हैं टोटल, तो जिसमें से ए को 45 मिल गए, बी को मिल गए 25, तो ए और वो सी को मिल गए 25, तो ए और सी के वोट हम प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो बी के वोट निकल आएंगे। क्योंकि जब 100 में से कोई संख्या बट गई हो तो बची संख्या निकल आती है ना, ये तो प्लस माइनस आप जानते हैं। तो यहाँ से, और मैंने बताया अभी शुरू में, तो 100 में से ये चले गए, कितने बचे, 70 वोट चले गए, है ना। 45 और 25 कितने हो गए, 70। तो बी को कितने मिले, 30 वोट। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, बी को 30 वोट मिले। ए को मिलते हैं 45 वोट, बी को मिलते हैं 30 वोट, सी को मिलते हैं 25 वोट। परंतु ये क्या बोलता है कि यहाँ पे मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, तथा यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। 4500 मतों से चुनाव हारा हो, दूसरे स्थान पर बी रहा है, ये कितने मतों से चुनाव हार रहा है, ये 15 मतों से चुनाव हार रहा है। ए जीता है, तो ये कितने 15 वोटों से जीता है, तो ये 15 मतों से ये हार रहा है बी। इनका जो डिफरेंस निकाला हमने, तो 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो ये जो, अब एक सेकंड जगह इसे हटाता हूँ मैं, 15 आया है, ये याद रखना आप, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ये यहाँ पे क्या बोला, हमारा 15 आया था जो डिफरेंस आया था, यहाँ पे हमें 4500 डिफरेंस दे रखा है, तो हम निकालेंगे कि जो 15 बराबर है वो हो गया 45 के, 4500 के। ठीक है, 15 बराबर 4500 के हो गया। चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 4500 बट्टे 15। एक बराबर हो गया ये 4500 बट्टे 15। परंतु ये पूछ रहा है 100 की वैल्यू, तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 की वैल्यू वही कि टोटल मतदाता कितने थे। तो 15 दूनी 30, 15 थी 45, 3 से कट गया, जीरो के जीरो आ गए। 2 जीरो, 300 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। 30,000 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना
बहुत अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के समझाया। बस इतना याद रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में जो भी संख्या दे रहा है तो हमें अपनी तरफ से लेके चलना है 100 पहले। अगर 2 लोग हैं तो 100 को 2 में बांट देना है, 3 लोग हैं तो 3 में बांट देना है, 4 लोग हैं तो 4 में बांट देना है। फिर उसमें जो दे रखा है वही हमें अपनी तरफ रखना है, सॉरी, तो वही हमें अपनी तरफ रखना है। तो उसमें डिफरेंस दे रखा था कि इसका और इसके बीच में जो जीत हुई है वो इतनों से हुई है, तो हमें भी देखना है कि हमारे बीच में जो जीत हुई है वो कितने से हो रही है। बस जो हमारे बीच में आ जाए वही उसके बराबर रख देना है। तो फिर जब उसके बराबर रखेंगे तो जब वो दूसरी तरफ जाता है, जैसे ये 15 इधर 45 की तरफ आया तो ये भाग में आएगा, तो 4500/15 हो गया। फिर हम ये 1 की वैल्यू हो जाती है, मतलब 1 निकलेगा, मतलब 1 होगा। तो हमें 100 का फिर निकालना है। टोटल पूछा है ना, टोटल तो 100 लोग थे हमारी तरफ से, तो 100 का निकालेंगे तो उसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये इसका आंसर 30,000 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखो ऐसा करते हैं, आज हम टाइप को समझ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, और हम मंडे को एक क्लास और लगाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन ले आएंगे, सभी टाइप के, चाहे कितनी बड़ी क्लास हो जाए सभी टाइप के क्वेश्चन लाएंगे और उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जिस सभी टाइप के लेके आएंगे जनसंख्या पर, और पहली वाली क्लास से लेकर और अभी जो हमने किए चुनाव पर, आगे जो भी आएंगे उन सभी टाइप को उसमें ले आएंगे, क्योंकि टाइप यही है। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उस क्लास को और लगा लेंगे। बाकी आपको और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, और नंबर नहीं है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसमें नंबर आपको दे देंगे। वहाँ हम आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस करना। और जो ना आए हमें पर्सनली को मैसेज करके पूछ लेना, हमें टाइम मिलते ही कॉल करके आपको बता देंगे। ठीक है, समझते हैं ये क्या कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा तो इसे ऐसे करेंगे। अभी वहाँ की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख पहले। ठीक है, अरे काम नहीं कर रहा, बोर्ड हैंग हो गया क्या। फिर देखो एक सेकेंड, अच्छे नहीं बने है ना, दोबारा बनाता हूँ मैं। ये रहे 1, ठीक है, 1 लाख हो गए। अरे यार, अरे 1 लाख हो गए। अब इसमें बोला है कि जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और पूछा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद। तो देखो जनसंख्या बढ़ती है तो वो हर साल बढ़ती है, तो वो इसी 1 लाख पे नहीं बढ़ेगी। पहले 1 साल में जो जनसंख्या हो जाएगी, फिर उस पर अगली साल में 10% लगेगा फिर बढ़ेगी, फिर उस पर अगली साल में 10% लगेगा फिर बढ़ेगी। एक साथ हम इसमें 10 का 3 वर्ष में 30% नहीं निकाल सकते। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, नहीं तो उससे और आसान तरीके से हो जाता है। तो आगे हम जब CI करेंगे तब हम आपको ये समझा देंगे, उसमें भी आएंगे ये क्वेश्चन, आपको उसमें समझा देंगे कि उस तरीके से भी देख लेंगे। अभी हम इस तरीके से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे 1 लाख था, 1 लाख में 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, और फिर दूसरी 1 साल बढ़ा, अब दूसरी साल फिर बढ़ेगा तो इस 110 में भी 110 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी साल फिर बढ़ेगा तो फिर इस 110 में भी 110 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें इनमें काटा पीटी मचानी है अच्छे तरीके से, और इनका फिर मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही आंसर आ जाएगा। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए, है ना,
और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, है ना, ये चारों जीरो गए और ये चारों जीरो भी गए। अब बचते हैं ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे तो हम इसे ही हटा देते हैं, 1 जीरो ये हट गया और 1 जीरो ये हट गया। अब क्या बचा, इस एक का तो गुणा किसी में भी कर दो, एक ही आएगा। तो अब हमें 11 गुणा 110 गुणा 110 करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो पहले 11 का गुणा करो इस 110, ये 11 और ये 110 और ये 110 बचे हुए और सब कट चुका, इनका गुणा करना है। तो पहले हम करेंगे इस 11 का 110 में गुणा, फिर जो आएगा उसका गुणा कर देंगे इस 110 में, ठीक है। तो 11 का 110 में करेंगे तो देखो 11 का इसमें करें, 11 जीरो जा जीरो वर गया, और फिर 11 एकम 11, एक यहाँ आ गया तो फिर एक यहाँ पे हासिल लग जाएगी, फिर एक 11 एकम 11 एक 12, कितना हो गया 1210। अब इस 1210 में इस 110 का गुणा कर दो, 1210 में इस 110 का गुणा कर दो, बहुत जल्दी हो जाएगा। पेन पकड़ेंगे, यहाँ बोर्ड पे मैं करके बता रहा हूँ और आपको समझाना भी है तो मुझे बोलना भी पड़ रहा है, इस वजह से आपको लग रहा हो कि क्या इतना बड़ा गुणा फा करें, 1 सेकंड नहीं लगेगी। ये देखो अब जीरो से करेंगे तो जीरो का तो किसी में भी कर दो सब जीरो ही आता है। तो कितनी संख्या ऊपर 4, तो 4 जीरो उतार लो, 1 2 3 4, ठीक है। और एक का भी किसी में कर दो वही संख्या आती है, तो यहाँ तो गुणा आ गया। तो 1 जीरो जा जीरो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। और फिर एक दो, ये दो थोड़ा जगह करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड आप रुकेंगे, यहाँ पे इसके नीचे क्रॉस, इसके नीचे क्रॉस, और फिर यही 1210 आ जाएगा आगे की तरफ। तो ये जुड़ के आएगा, ये आप कर लेना, जुड़ के जो आएगा ना वो ये आएगा 133100 आ जाएगा, है ना। देखो हाँ देखना ये आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो के जीरो आ जाएंगे उसके नीचे, फिर ये वाला ये जीरो के जीरो नीचे ही आ जाएगा, ये जीरो को जीरो जोड़ के जीरो ही आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे ये जीरो आएगा तो ये एक ही रहेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये एक ही रहेगा, यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 और 1 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे इस जगह, तो 2 और 1 यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक अलग से एक आ जाएगा, तो ये एक हो जाएगा 13,000, ये आ जाएगा एक, है ना, 1,33,100। सॉरी ये क्या हो गया, देखो ये आ जाएगा 1,33,100 रुपये, वो 100 ये जनसंख्या हो जाएगी, सॉरी। तो ये इसमें ऑप्शन में ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ आपको यहाँ शायद मल्टीप्लाई समझ में दिक्कत नहीं आई, और मल्टीप्लाई आप अपने पेज पे करेंगे बड़े आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं बताऊँ आपको डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331, तो बस वही हमें 1331 इनका मल्टीप्लाई करके 1331 निकाल के पीछे 2 जीरो लिख देने थे, तो डायरेक्ट हम इसे करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आगे, इसी तरीके से हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। मैं आपको ये एक टेबल बना के दूंगा जिसमें ये 2 वर्ष वाली ये डायरेक्ट बढ़ के कितना प्रतिशत होता है वो आप याद कर लेना, और सीआई वाली क्लास में एक बार समझा भी दूंगा किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपकी इच्छा निकाल के सीख सकते हैं या फिर याद करके। अभी हम समझते हैं इसे भी बिल्कुल बेसिक मेथड से, जिस तरीके से पीछे किया है कि एक गांव की आबादी थी 40,000, है ना। अब इसमें वृद्धि हुई 5% की, तो ये 105 हो जाएगी, 105, ठीक है। 2 वर्ष तक हुई है तो 2 बार हो गई 105, अगर 3 वर्ष तक होती तो 3 बार होता है 105। तो अब हमें बस काटा पीटी बचा के मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब इस 4 का 105 में गुणा करना है, फिर इनका जो गुणा है उसका 105 में गुणा करना है, बस, ठीक है। तो क्या आएगा 4 5 जा, देखो 4 का 5 में करेंगे फिर जीरो में फिर 1, तो इस तरीके से करेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पर करता हूँ 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4,
कि 4×5 = 20, 0 या 2, 4 0 0, 2 2 या 4 1 4, 420 हो गए। अब इस 420 में 105 का मल्टीप्लाई करना है, अब वही आ जाएगा आपका आंसर, जो इसका सही राइट आंसर होगा, है ना। तो मुझे लगता है जगह यहाँ भी थोड़ी वैसी रहेगी, तो इस तरीके से करते हैं, थोड़ा तिरछा तिरछा करेंगे, है ना। 420 इंटू, देखो इस तरीके से करेंगे, 420 इंटू 105, ठीक है। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 0 की ना 1, 5 4 20, 1 21, ठीक है। इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, 0 का 0 ही रहता है, 3 बार हमने 0 लिख दिया। फिर इसके नीचे डबल क्रॉस लगेंगे, फिर 1 करेंगे तो 420 ही आएगा। 420 जो कि ऐड होके आएगा 0 0 1 4 और 4, है ना। सही जुड़ा है। ये 0 आ गए, ये 0 नीचे ही आ गए, ये वाले 0 0 आ गए, और इसके नीचे ये 1 था, ये 1 आ गया, और इसके ये 2 2 जो ये 4 आ गए, ये 4। तो हाँ, 44,100 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस आंसर को, यहाँ पे 44,100 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं, बस इस तरीके से करके आप अपने ये वाली प्रोसेस आपको देख लेना, ये जो आपको मेथड आ गया, ये तरीका आ गया करना, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस फिर मल्टीप्लाई रह जाता है, मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर ले आते हैं, बस काटा पीटी मचानी रह जाती है, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू की क्लास में बोला था कि आप ये अच्छे से समझ लीजिए, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप उतनी जल्दी आगे कैलकुलेशन करेंगे, बाकी सब कुछ नहीं है, पूरी परसेंटेज यही है, ठीक है। और आपको कोई डाउट दिखता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम ज़रूर बताएंगे आपको, चाहे उस डाउट के लिए एक क्लास अलग से क्यों ना लगाना पड़े, और हम लगा दिया करेंगे, एक डाउट क्लास लगा दिया करेंगे, जो कि आप सभी के जितने भी डाउट हुआ करेंगे उन सभी को एक क्लास में रख के समझा दिया करेंगे। और फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे पर्सनल भी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जिस पे हम आपको एक पेज पर करके आपको कॉल के थ्रू समझा देंगे कैसे कैसे हुआ है। ओके, चलो समझते हैं आगे क्या होता है, समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। तो आगे के कुछ प्रश्न कह रहे हैं, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। अच्छा, फिर क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, हाँ ठीक है। ये 2 टाइप और हैं, शायद और नहीं होंगे इसके बाद, थोड़ी देर की और क्लास। देखो, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्या कहता है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 70% हिंदी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ओके, देखो 60% ये हुए हैं हमारे विज्ञान में, 70% हुए हैं हिंदी में, और 50% विद्यार्थी हुए हैं दोनों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमसे जो पूछा है वही यही है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं। देखो इसको हम थोड़ा डायग्राम से करेंगे, ठीक है। ये एक डायग्राम बना लिया हमने, और ये एक डायग्राम बना लिया। अब ये तो मान ले रहे हैं हम जो स्टूडेंट जो विज्ञान में पास हुए हैं, ये वाले हुवी बना दी मैंने, ठीक है। और एक डायग्राम बना है हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी में पास हुए हैं वो इसमें रखेंगे, है ना। और ये जो कॉमन है ना, ये दोनों में जो पास हुए हैं, दोनों में जो पास हुए हैं, कॉमन चीज़ उसमें आ जाएगी। तो पहले हम लेंगे कि दोनों में कितने पास हुए हैं, दोनों में 50% पास हुए हैं, तो 50 को हम इसमें रखेंगे बीच में, है ना। पचास को हमने इसमें रख लिया, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में 60% पास हुए हैं, तो विज्ञान में ये 50 तो आएंगे ही, अब 60 हैं तो यानी कि 10 बचे, तो 10 आ जाएंगे इसमें विज्ञान में, ठीक है। अब बोलते हैं हिंदी में 70 हुए हैं, जब हिंदी में 70 हुए हैं
तो 50 तो ये हिंदी में भी आ गए, तो जो 70 में से 50 जाके जो बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे, यानी कि 20 आ जाएंगे हिंदी में। ठीक है, ये थोड़ा वो हो गया, मैं बड़े डायग्राम बनाता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे। देखो, और ये वाला ले लो। ठीक है, अब देखो 50 ये दोनों में हुए हैं तो 50 लिख देंगे यहाँ पर, और 60 हुए हैं विज्ञान में, ये विज्ञान का डायग्राम है, साइंस, और ये हिंदी का है। ओके, तो 60 विज्ञान में हुए हैं तो 50 ये विज्ञान में, ये वाले इसमें आ ही गए, तो है ना। तो 60 में से 50 गए तो अब 10 बचे, तो 10 यहाँ पे हो गए। और 70 हुए हैं हिंदी में, 70 बोला है ना, तो 70% हिंदी में हुए हैं, तो 70 में से 50 आ गए, तो ये हिंदी 50 हिंदी में भी आएंगे क्योंकि दोनों में हुए। तो कितने बचे? 20। तो कुल मिलाकर उसने ये पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इन्हें ऐड कर लीजिए। 50, 20, 10, 30, 80, यानी कि ये जोड़े 10 प्लस 50 प्लस 20, ये ऐड करके आएगा 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। हमेशा ये देखना है कि उसमें दोनों किस में हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं या अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उसी चीज़ का डायग्राम बनाना है हमें। और जो संख्या दी हुई है उन सभी को फिर जो सिंगल संख्या है उसमें निकालना है जो दोनों की दी हुई है। तो दोनों की उत्तीर्ण दी हुई है, उत्तीर्ण वो दी तो हमने निकाली। अगर बाई चांस यहाँ पे अनुत्तीर्ण देता तो हम इनमें से क्योंकि हर संख्या 100 होती है, 100 बच्चे थे जिसमें से 60 विज्ञान में हुए हैं, तो यानी कि 40 फेल हुए होंगे, तो फिर 40 लेते हम। जब अनुत्तीर्ण होते दोनों यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया होता तो 40 लेते, और 70 हिंदी में तो 30 अनुत्तीर्ण हुए होंगे तो फिर 30 लेते, फिर इसमें से माइनस करके निकालते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के थे, है ना, 60% लड़के विज्ञान में हुए, 65% लड़के दोनों विषयों में हुए, कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? अच्छा, देखो पहले बनाएंगे डायग्राम समझने के लिए, एक डायग्राम और ये दूसरा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के, ये हमने मैथ मान लिया और ये साइंस मान ली। 60% मैथ में है, 65% साइंस में है, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब मैंने बोला था जो दोनों विषयों का दे रखेगा ना, हम उसी में लेनी है सारी भाषा। तो जब 30% लड़के फेल हो गए हैं तो हम दोनों में 30% को फेल कर देते हैं। ठीक है, अब हमें फेल ही निकालने हैं। अब ये बोल रहा है 60% लड़के गणित में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी 40 फेल हुए होंगे गणित में। जब 40 गणित में फेल हुए होंगे तो 30 दोनों में, तो गणित में भी 30 हैं, तो मतलब 10 जो ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हुए हैं। अब ये लो, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? अनुत्तीर्ण 35 हुए होंगे। जब 35 अनुत्तीर्ण हुए होंगे तो 30 दोनों में हो रहे हैं, इसमें 35 अनुत्तीर्ण हुए होंगे, है ना, 30 दोनों में हो रहे हैं, तो 5 जो केवल साइंस थी और उसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में 30% लड़के अब ये अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं? तो इन्हें जोड़ लो पहले तो, कि 30, 10, 40, 5, 45, यानी 45 इन्हें जोड़ेंगे तो ये 45, 100 में से 45 लड़के ऐसे थे जो फेल हुए हैं। 100 में 100 माइनस 45 कर देना। अब यहाँ पे करेंगे हम 100 माइनस 45, तो 100 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 55, है ना। तो यानी कि 55% लड़के ऐसे हैं जो कुल मिलाकर पास हुए हैं। तो अब हमें ये 600 कुल दे रखे हैं,
तो 600 का निकालना है 55%, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 600 गुणा 55%, तो निकालना अब आ गया होगा ना आपको, कल हमने देखा था, बट्टे में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब 6 का गुणा कर दो 55 में, 6 पना यहाँ पे लिखेंगे, 6 पना 30, जीरो की यहाँ 3, और फिर 6 पना 30, 33, यानी कि 600 में से 323 ऐसे लड़के हैं जो दोनों जो टोटल पास हुए हैं। ओके, कुल 600 लड़के थे जिनमें से 330 लड़के पास हुए हैं, ये रहा इसका आंसर। और जो बचे वो फेल हो गए हैं, जो कि 45% है, और 55% पास हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देखी ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल खोल खोल के समझाया, कोई भी स्टेप इसमें छोड़ा नहीं है। सॉरी। अब आते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। फिर इसके बाद देखते हैं कितनी और है। हाँ, ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और इसके बाद सारे टाइप कवर हो गए, और एक क्लास इसके बाद हम आखिरी लेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर हो जाएगी, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, इसके लिए आपको ना थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए आयत का, उसमें आपको ये पता पड़ेगा बी कितना बड़ा है, एल कितना, जो भी है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो फिर भी हम इसे अलग तरीके से समझते हैं। तो जैसे पहले इसे अनुपात में बनाते हैं कि आयत की लंबाई कितनी बड़ी, आयत की लंबाई कितनी बड़ी, 5% बड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे 105 हो गई आयत की लंबाई 100 से, है ना। और चौड़ाई कितनी बड़ी, चौड़ाई 10% बड़ी, तो वो 100 से 110 हो गई। अब इन्हें हम अनुपात में बनाएंगे जितना कटे, तो 5 2 या 10, 5 बन जा 1, 5 2 या 10 और 0, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 0, यानी कि ये अभी और चला जाएगा, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये 10 के बस। ये जो 20 21 आया है ये 10 11 आया है, यानी कि अब देखो मैं अभी आपको इसे हटा के 20 21 10 11, 20 से 21, ये 10 से 11। देखो जो लंबाई थी एल और चौड़ाई ब्रीथ, तो वो 20 से बढ़ के 21 हो गई थी 5%, और चौड़ाई 10 से बढ़ के 11 हो गई थी 10%। ठीक है, तो ये पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई थी। तो पहले उसका क्षेत्रफल क्या था, 20 का गुणा 10 में करेंगे 200 आ जाएगा, पहले उसका क्षेत्रफल 200 था, और अब कितना हो गया, 11 का गुणा हम 21 में कर देंगे, 10 का गुणा 20 में किया 200 आ गया, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम गुणा करते हैं आयत में, इसलिए इसमें गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा 21 में कर देंगे, 11 एकम 11, फिर जहाँ 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231। तो जो उसका क्षेत्रफल है वो 31 बढ़ गया है, मगर ये पूछा ये है कि प्रतिशत में कितना बढ़ा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए इधर रख देंगे कि 200 से 31 बढ़ा है, जो बढ़ता है हम उसे ऊपर लिखते हैं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, और जिससे बढ़ता है उसे नीचे लिखते हैं, तो 200 से बढ़ते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इधर हमने 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब बचा 31/2, इसे और काटेंगे हम। चलो ऑप्शन मिल गए हमें, ऑप्शन बट्टे में ही दे रखे हैं, 31/2 ये रहा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे और काटते तो इसे और काट लेंगे, ये रहा 31/2 को, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, 0.25 जा 10, तो 15.5 के करीब आ जाता। मगर हमें अनुपात में दे रखा है आंसर, तो अनुपात में निकाल देंगे, है ना। 15 इंटू 1/2 आ जाता है, या तो 15 से 1/2, ऐसे ही दे रखा तो 31/2 हो जाएगा आंसर। बस देखो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम गुणा करते हैं एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई पहले उसकी 20 थी, चौड़ाई 10 थी, तो पहले हमने निकाला 200 आया,
और फिर उसकी लंबाई 5% बढ़ के 21 हो गई, 10% बढ़ के 11 हो गई। तो फिर इनका गुणा कर दिया तो 231 आया। तो 200 से 31 बढ़ गया, तो ऊपर बढ़ा, जो बढ़ा ऊपर लिखा यहाँ पे 31, और जिससे बड़ा वो नीचे लिखा। और प्रतिशत में निकालने 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 31/2 आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और अच्छा समझ में आया होगा। और आज हमने परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। परसेंटेज का कोई टाइप नहीं बचता जो हमने इस क्लास में, इस बैच में नहीं किया हो। ठीक है, परसेंटेज आज हमारा ख़त्म हो गया। और एक क्लास हम और लगा लेंगे जिसमें सभी टाइप अभी तक जो हमने किए हैं उनके एक एक, दो दो, तीन तीन जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हम एक क्लास में कर लेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और अब आपकी क्लास होगी मंडे को। तब तक आप, कल संडे है, संडे को आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिस तरीके सभी के टाइप अभी तक हमने किए हैं। और जो भी आपके डाउट बने उन्हें आप हम तक भेज दीजिए, जिन्हें हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना पढ़िए खूब मन लगा के। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट जॉब हेल्पर को, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है गवर्नमेंट जॉब हेल्पर, इसमें जुड़ेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। और अपने सुझाव हमें कमेंट में अवश्य दें। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं, क्योंकि बैच पूरा होने वाला है और भी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखेंगे मेरे भाई। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी आपके सुझाव हों हमें अवश्य करके बताएं, जिससे हम आगे आपके लिए और अच्छा कर सकें। फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।